If your dream to be a government naukri, please subscribe my YouTube channel Dream of Selection with Digvijay Singh. अभ्यास प्रश्न का जवाब है सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित यह प्रथम किला माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, ड्रीम ऑफ सिलेक्शन विद दिग्विजय सिंह में स्वागत है आपका। डेली सुपर 30 क्वेश्चन की सीरीज का 15वां सेट है। इस सुपर 30 सीरीज में आपका चैलेंज है 25। यदि आप 30 में से 25 प्रश्नों का सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी एक्सीलेंट है। और हाँ, अंत में इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी 1 घंटे बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान के निधन पर बदायूंनी ने कहा था राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूंनी ने युक्ति कही थी कि अंततः राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के राजा थे। इन्हें रक्त पिपास, बुद्धिमान, मूर्ख आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत की यात्रा की थी, जो बाद में इनका काजी भी नियुक्त हुआ था। और इन्हीं के समय 1334-35 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, यानी संगम वंश की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, जो हिंदू त्योहारों में भी भाग लिया। मुख्य रूप से हर होली के त्यौहार में यह पार्टिसिपेट करता था। तो ध्यान रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम दिल्ली सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भी सम्मिलित होता था। अगला प्रश्न, प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं। प्रस्थान त्रयी में किन किन को सम्मिलित किया जाता है? तो सही, इसका सही जवाब होगा उपनिषद को, ब्रह्मसूत्र को एवं भगवत गीता को प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता को ही प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। प्रस्थान का अर्थ होता है जाना, त्रयी का अर्थ है 3। इन तीनों में से जाना, अर्थात जब कोई आध्यात्मिक धर्म यानी भारतीय हिंदू धर्म में कोई सिद्धांत देता है तो उस सिद्धांत को पहले इन तीनों चरणों से गुजरना पड़ता है। अगर इन तीनों चरणों में वो फुलफिल हो जाता है तभी वो सिद्धांत माना जाता है। इसीलिए इन्हें प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। अर्थात यदि किसी को कोई वैदिक धर्म से संबंधित सिद्धांत देना है तो पहले उसको तार्किक रूप से उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता से गुजरना पड़ेगा। अगर इनकी आवश्यकताओं के अनुसार वह अनुरूप है तब वो सिद्धांत माना जाएगा। तो ध्यान रखिए, प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देव एवं उसकी शक्ति का योग। देव एवं उसकी शक्ति के योग को ही अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति में देव एवं उसकी शक्ति का योग है। अगला, कौन सा संप्रदाय यह कहता है कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? अर्थात नियतिवाद मानता है कि जब हमारा जन्म होता है तभी सब फिक्स हो जाता है, नियत हो जाता है और उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है। तो इस संप्रदाय को ये है आजीवक संप्रदाय, इस बात को मानता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खल पुत्र गोसाल, जो कभी जैन धर्म महावीर स्वामी के अनुयायी हुआ करते थे, लेकिन आपसी मतभेद होने के कारण इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय, जिनके अनुसार इन्होंने सब नियतवाद कर दिया। अर्थात भाग्य में ही सब कुछ निर्धारित होता है, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। चारवाक संप्रदाय तो ये भौतिकवादी सुखों में ध्यान देता है, नास्तिक संप्रदाय है। ये कहता है जब तक जियो सुख से जियो, ठीक है, और खर्च करो चाहे कर्ज लेके ही करो, यानी पूरी भौतिकवादी सुख पर आधारित है चारवाक संप्रदाय। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आजीवक संप्रदाय। अगला प्रश्न, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में लिया जाने वाला एक जुर्माना था, बताइए ये कब लिया जाता था? यानी मौर्य प्रशासन में, मौर्य समय में एक टैक्स, जुर्माना, फाइन ली जाती थी जिसको कहते थे पंकोदक सन्निरोधे। तो ये किस को करने पर लिया जाता था? तो सही जवाब है सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर कीचड़ फैलाता था तो उससे जुर्माना लिया जाता था। उस जुर्माना को पंकोदक सन्निरोधे के नाम से जाना जाता था।
मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद उसका लड़का होता है बिंदुसार, और बिंदुसार का ही लड़का होता है महान शासक अशोक। अगला प्रश्न, हजार दिनारी कहा जाता है, अर्थात हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब होगा मालिक काफूर को। मालिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। यह अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था, यानी कमांडर इन चीफ, सैनिक प्रमुख था। अलाउद्दीन खिलजी इसे गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान से 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे हजार दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण भारत की विजय से उसमें पूर्ण रूप से योगदान मालिक काफूर का ही था। अगला प्रश्न, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान रखिए, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा गया है। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। इन्हें 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो विदेशी आयरिश थी। इन्हें 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। विजय लक्ष्मी पंडित ये प्रथम केंद्रीय मंत्री थी भारत की, और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की भी विश्व की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बहन भी थी। और अरुणा आसफ अली, इन्हें जब महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तब उसकी एक नायिका का कार्य किया था, इसीलिए इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? रखिए कि महात्मा गांधी को किसने आदेशित किया था कि जो प्रथम वर्ष भारत में दौरा करें तो खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, अर्थात सिर्फ 1 साल तक सब लोगों की सुने, बोलें कुछ भी ना। ये किसने दिया था, ये किसने सलाह दी थी? तो सही जवाब है उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उन्हें यह आदेशित किया था कि प्रथम वर्ष जब भारत में आप यात्रा करें तो खुले कान पर मुंह बंद करके नीति का अनुसरण करें। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कार्बन क्रेडिट करने वाला प्रथम राज्य है। कार्बन क्रेडिट कैसे निर्धारित किया जाता है? तो ध्यान रखिए, इसको पहले निर्धारित किया जाता है कि इस राज्य द्वारा अधिक से अधिक कितना कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए निश्चित किया गया है कि 100 मीट्रिक टन ये कार्बन उत्सर्जन करेगा। इसके परिस्थितियों के अनुसार यदि इसे 100 टन में वो कटौती कर लेगा राज्य, अर्थात मान लीजिए वो 95 टन का ही उत्सर्जन किया तो 5 मीट्रिक टन इसका बच गए तो इसको 5 क्रेडिट मिल जाएंगे, 5 कार्बन क्रेडिट मिल जाएंगे। अर्थात 1 मीट्रिक टन अगर कार्बन उत्सर्जन कम कर लिया जाता है तो उसमें 1 कार्बन क्रेडिट मिलती है, जिसको बाद में आप बेचकर धन अर्जित कर सकते हैं। तो कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला, पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिए, जो पारिस्थितिक पिरामिड वो 3 प्रकार के होते हैं। इसको सबसे पहले 1927 ईस्वी में एल्टन ने दिया था, इसलिए इन्हें एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 पिरामिड होते हैं, पहला जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा जीव भार का पिरामिड, और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, जीव भार एवं जीव संख्या का पिरामिड उल्टा एवं सीधा, अर्थात ऐसे भी एवं ऐसे दोनों प्रकार से बनते हैं। जबकि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि उसमें 10% का नियम लागू होता है, अर्थात हर ऊर्जा अगले चरण में सिर्फ 10% ही पहुंचती। तो ध्यान रखिए, पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो सही जवाब है नाइट्रेट के आयन के कारण। नाइट्रेट के आयन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसमें बच्चे का रंग नीला पड़ जाता है, उसमें उसकी ऑक्सीजन रेटिंग और हीमोग्लोबिन घट जाता है, जिससे उसकी मृत्यु तक हो सकती है। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है कोलकाता को। कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, भारत में गिद्धों के तेजी से घटती संख्या का मुख्य कारण है? ये भारत में गिद्धों की बहुत तेजी से संख्या घट रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है डाइक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग। डाइक्लोफेनिक दवा
का अत्यधिक प्रयोग के कारण गिद्धों की संख्या अचानक गिर गई है। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? जब आप भारतीय संविधान पढ़ते हैं आपातकाल में, तो कितने प्रकार की आपातकाल की चर्चा की गई है? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की चर्चा की गई है। 352 का राष्ट्रीय आपातकाल, 356 का राष्ट्रपति शासन और 360 का वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार की चर्चा की गई। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो सही जवाब है 1989, 1989 ईस्वी में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। इसके पहले सिर्फ 1 सदस्यीय था। 1989 में पहली बार इसको 3 सदस्यीय बनाया गया था। अगला, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? सही जवाब है प्रश्न उत्तर सत्र। प्रश्न उत्तर सत्र को ही शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। जब किसी संसद की कार्रवाई चालू होती है तो पहले क्वेश्चन आवर चलता है, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद ही शून्यकाल चलता है। शून्यकाल में प्रश्न एवं उत्तर दोनों पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, यानी विदेश जाने का भी अधिकार देता है? तो ध्यान रखिए, जो 19 है वो भारतीय सीमा के अंदर संचरण की स्वतंत्रता देता है स्पष्ट रूप से, जबकि विदेश यात्रा करने का जो संरक्षण देता है वो जीने के अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या अनुच्छेद 21 में की थी। तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय व्यक्ति को विदेशी यात्रा जाने का अधिकार देता है। इस निर्णय को सर्वप्रथम मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने 1978 ईस्वी में दिया था। अगला प्रश्न, जब सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं? सही जवाब है मैंडमस। जब सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए रिट जारी करती है तो उसे मैंडमस कहा जाता है, यानी परमादेश। अगला प्रश्न, अभय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो ध्यान रखिए, अभय घाट मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। ये जनता दल से 1977 से लेकर 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न तथा पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान प्राप्त हुआ है। अर्थात 2 देशों के सर्वोच्च, पाकिस्तान प्लस इंडिया दोनों के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए, वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की जो समाधि स्थल उसे अभय घाट के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की शांतिवन, राजीव गांधी की वीर घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महाप्रयाण घाट के नाम से समाधि स्थल को जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? तो सही जवाब है भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय शुगर यानी चीनी अनुसंधान भी कानपुर में स्थित है। लखनऊ में जबकि भारतीय विष अनुसंधान संस्थान और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। कटक में चावल अनुसंधान स्थित है, जबकि वाराणसी में सब्जी अनुसंधान स्थित है। तो इस तरह से आपका जवाब होगा सही, ऑप्शन नंबर ए। कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अर्थात जब कांच में कोई चित्र बनाया जाता है तो उसको किससे उकेरे जाते हैं, किससे लिखा जाता है? तो सही जवाब है फ्लोरीन। कांच में लिखने के लिए फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, वेंटूरी मीटर किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बर्नौली प्रमेय पर। बर्नौली एक ऊर्जा संरक्षण से संबंधित प्रमेय है जिसके अनुसार किसी असमान अनुप्रस्थ काट की नली में, क्षैतिज नली में जब कोई द्रव को प्रवाह किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं दाब एक कांस्टेंट नियत रहती हैं। इसी के सिद्धांत पर जो हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चर होता है वो रहता है, वेंटूरी मीटर भी रहता है। और इसी के उदाहरण है कि जब कोई आंधी चलती है तो छत की जो टीन होती है वो उड़ जाती है। तो सही जवाब है वेंटूरी मीटर। बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। वेंटूरी मीटर से किसी द्रव के प्रवाह की गति ज्ञात की जाती है। अगला है, केसनी क्या है? तो केसनी है आपका नासा द्वारा शनि एवं उसके उपग्रहों के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नासा द्वारा शनि एवं उसके उपग्रहों के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान। अगला प्रश्न, जब किसी देश में घटिया एवं बढ़िया 2 प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में आ जाती हैं तो घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बताइए किसका नियम है? तो ये है ग्रेसम का नियम।
ग्रेसम में कहते हैं कि जब किसी मार्केट में घटिया एवं बढ़िया मुद्रा अर्थात कुछ नई नोटें रहती हैं, कुछ पुराने नोटें रहती हैं, तो लोग पुरानों नोटों का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि नए नोटों को सुरक्षित रख लेते हैं। इसलिए कुछ समय बाद ऐसा समय आ जाता है कि जो नई नोटें हैं वो सुरक्षित घर में ही तिजोरी में रखी रहती हैं, जबकि मार्केट सर्कुलेशन में पुरानी नोट ही रह जाती हैं। अर्थात पुरानी नोट नई नोटों को चलन से बाहर कर देती है। ये ग्रेसम का नियम। गिफिन वस्तुओं का नियम है कि ये जो मूल्य के अनुसार उल्टा चलती है कि महंगाई बढ़ती है तो इनकी मांग भी बढ़ जाती है, और अगर महंगाई घटती है तो इनकी मांग भी घट जाती है। फिशर जो नकदी लेन देन से संबंधित सिद्धांत था, और गिनी गुणांक ये सामाजिक असमानता को दिखाने वाला एक गुणांक। तो सही जवाब है ग्रेसम का नियम। अगला, किस स्थानीय गर्म हवा को हिमभक्षणी हवा यानी आइस ईटर के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब है चिनूक को। चिनूक अमेरिका के रॉकीज पर्वत के श्रेणी में चलने वाली एक हवा है। इसके चलने से एक गर्म हवा है, इसके चलने से वहाँ की बर्फ पिघल जाती है और घास निकल जाती है, इसीलिए इसे आइस हीटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को कहा जाता है? तो सही जवाब है क्रायोफाइट। क्रायो अर्थात निम्न तापकी से संबंधित शब्द है। तो क्रायोफाइट उस घास को कहा जाता है वनस्पति को जो टुंड्रा प्रदेश में एवं शीतकालीन में उगती है। लिथोफाइट कड़ी चट्टान में उगने वाली वनस्पति को कहते हैं। हैलोफाइट नमकीन चट्टान में उगने वाली वनस्पति को, जबकि हाइग्रोफाइट दलदली क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को कहा जाता है। अगला है, बोलीविया की राजधानी क्या है? तो सही जवाब है बोलीविया की राजधानी लापाज है। यह विश्व की सबसे ऊंची राजधानी भी मानी जाती है। बोलीविया एक दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का देश है, जबकि यहाँ पर अकरा जो है वो घाना की राजधानी है। प्रया और इसके बाद चिसनाउ जो है वो मालडोवा की राजधानी है। तो ध्यान रखिए बोलीविया की राजधानी का नाम लापाज है। और प्रया जो है वो यहाँ की मुद्रा आइस्कुडो है, और ये तो ध्यान रखिए बोलीविया की राजधानी लापाज है, और प्रया जो है वो कैपोडे की राजधानी है। घाना की राजधानी अकरा है, जबकि मालडोवा की राजधानी चिसनाउ है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सुशील चंद्रा, जो भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसमें सुनील अरोड़ा जो थे उसके पहले 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, जिनका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। टी.एन. शेषन ये 1990 से 96 के दौरान भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। सबसे अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्तों में सबसे प्रसिद्ध किसी की मानी जाती है तो टी.एन. शेषन थे, और भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन थे। तो ध्यान रखिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन होने के पहले CBDT सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया। बताइए इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कौन सी फिल्म ने जीता है? तो सही जवाब है नोमाडलैंड। 2021 का ऑस्कर पुरस्कार नोमाडलैंड ने जीता है। इसके पहले का पुरस्कार जो था दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट ने जीता था, और ही इसके पहले जब था वो ग्रीन बुक, और जबकि 90 ऑस्कर अवार्ड द शेप ऑफ वाटर जीता था। ध्यान रखिए ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम एम्पास है। एम्पास नेशनल एकेडमिक मोशन फॉर आर्ट्स कल्चर एंड, और इसके जो डायरेक्टर थे नोमाडलैंड के वो क्लाउ झाओ थे, जो सबसे बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड जीता। और ध्यान रखिए इसमें सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता थे उसका पुरस्कार एथनी हॉपकिंस ने जीता था द फादर के लिए, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडोरमैंड ने जीता, जो नोमाडलैंड की ही अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है तैराकी। तैराकी में बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब ऐसे तैरा जाता है समांतर हाथों को करके, तब इसे बटरफ्लाई कहा जाता है। इस प्रकार से आपके 30 प्रश्न समाप्त हुए। 30 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज का आपका अभ्यास प्रश्न है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। नमस्कार।